हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी में हेमोग्लोबिन की। आज हमारा हमारा टॉपिक होगा हेमोग्लोबिन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजियोलॉजी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हीमोग्लोबिन में। तो इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट वाइज इसको हम लोग क्लियर करके देखते हैं कि ये हेमोग्लोबिन है क्या, ये इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका वर्क क्या है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो होता है ब्लड में या पूरे बॉडी में उसका क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हेमोग्लोबिन की। तो हेमोग्लोबिन में सबसे पहले उसमें बात इसके आएगी कलरिंग मैटर की। तो बोलता है हेमोग्लोबिन इज अ कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। यानी हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी का कलरिंग मैटर होता है, जिसके चलते ब्लड रेड दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हेमोग्लोबिन में, तो कहता है इट इज अ क्रोमोप्रोटीन फॉर्मिंग 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ आरबीसी। ये 95% ड्राई वेट, अगर उसका वजन सूखा वजन अगर ड्राई वेट बताया जाए आरबीसी का, तो उसमें 95% ये हेमोग्लोबिन का होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका वेट मतलब वो अगर ड्राई वेट की बात किए थे, फिर वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तब उस समय हेमोग्लोबिन का वेट कितना होगा, तब ये 32-34% ऑफ वेट होता है। मतलब लिक्विड फॉर्म में जब आरबीसी होगा तो उस समय ये उसका 30 से 34% होता है, लेकिन अगर ड्राई आरबीसी की बात करें तो उसका वेट का वो 95% होता है। अब चलिए हम लोग इसके बात बात करते हैं हेमोग्लोबिन में। बोलता है द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टू कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेस। हेमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, कैरी करता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। तो रेस्पिरेटरी गैसेस आपको पता होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैस जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस है। इनपुट होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और आउटपुट हमारे बॉडी से होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आना और जाना बॉडी के अंदर, इसमें सबसे मेन रोल है हेमोग्लोबिन का। अगर ये हेमोग्लोबिन नहीं होता तो उसके साथ वो बाइंड नहीं हो पाता। अब बाइंड नहीं होता तो वो कैरी नहीं होता लंग्स से बॉडी में, अब बॉडी से पूरे बॉडी से फिर वापस लंग्स में। इसलिए रेस्पिरेटरी गैसेस को ये कैरी करने का काम करता है। तो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस दो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद बात होगी तो इसमें इसका जो एक और फंक्शन है, ये क्या करता है, ये बफर एक्शन में रहता है। बोलता है इट एक्ट एज अ बफर। हम लोग बफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक अलग टॉपिक है। एसिड बैलेंस के एक टॉपिक होगा, उसमें हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये आपको याद रखना है, इट ऑल्सो एक्ट एज बफर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं इसके मोलिकुलर वेट की, हेमोग्लोबिन के। तो बोलता है द मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा हेमोग्लोबिन का, इज 68,000 होता है। मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 68,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें इसके एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट का जो ब्लड में होता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजी और हमारे फील्ड में हमेशा हम लोग को स्टडी करने को मिलता है। तो ये तो जो हम लोगों ने पहले 2 4 5 लाइन पढ़ा, इसको जानना उतना ही जरूरी था। लेकिन अब जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हमेशा मिलता रहेगा पूरे होल लाइफ। बात करते हैं एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट की। इज ब्लड, उसका जो ब्लड में जो कंटेंट होगा हेमोग्लोबिन कितना होगा, 14 to 16 ग्राम परसेंट में बात करेंगे हम लोग। अब इसमें और ये वेरी भी करता है, बच्चे में, न्यू बॉर्न बेबी में, फीमेल में। अभी हम लोग उसके पूरे चार्ट को समझेंगे। However, the value varies depend upon the age and sex of the individual। एज पर, एज के हिसाब से फिर मेल और फीमेल, सेक्स मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है वो कितना जाएगा। चलिए हम लोग उसको चार्ट वाइज अगर हम लोग समझने की बात करें तो आप उसको नोट कर सकते हैं। हेमोग्लोबिन एट बर्थ, बच्चा अब जन्म लिया है उस समय ये एकदम हाई होता है इसका, 25 ग्राम परसेंट की बात करेंगे। ये हमारे हमारे नॉर्मल मेल फीमेल का जो एज हम लोग एडल्ट एज में जो हम लोग को मिलेगा, जस्ट हम लोग कर सकते हैं उससे उसके डबल के हिसाब से वो है।
तो इसका एट बर्थ कितना होगा, 25 ग्राम% के लगभग। अच्छा, आफ्टर थर्ड मंथ, बच्चा जन्म लिया उसके 3 महीने के बाद की बात करें तो 20, अब घटना शुरू हो रहा है, 20 ग्राम% की बात करेंगे। आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर तक, अब ये तो लगभग 1 ईयर तक ऐसा देखने को मिलेगा। अब 1 साल के बाद बात करें तो और हेमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है, तो ये होता है 17 ग्राम%। अब बात करते हैं फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, प्यूबर्टी से लेकर के उसके आगे तक के समय में, ठीक है। तो मेल में तो लगभग यही कंटिन्यू रहेगा, फीमेल में फिर ये वेरी करता है आफ्टर 45 to 50 एज में, फिर इसका काउंट चेंज हो जाएगा। तो फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड 14 to 16 ग्राम% ये नॉर्मली ये हेमोग्लोबिन मिलेगा एडल्ट में, आफ्टर फ्रॉम प्यूबर्टी टू ऑनवर्ड, उसके आगे एज तक में। अब बात करें एक नॉर्मल रेंज की मेल और फीमेल में, बोलता है इन एडल्ट मेल 15 ग्राम%। अब इसके बाद बात करते हैं एडल्ट फीमेल में, तो 14.5, उससे थोड़ा सा कम फीमेल में होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस ये तो हमारा एक इतना तो होना चाहिए, लेकिन इससे कम भी में 12+ फीमेल में अगर रहता है तो हम लोग उसको बेहतर समझते हैं कि चलिए उतना ठीक है, लेकिन एक अच्छे हेल्दी फीमेल में जो होगा वो 14.5 होगा ग्राम%। तो जो हम लोगों ने लाइन, हम लोग भी पहले बात कर चुके हैं हम लोगों ने, कि ये क्या करता है, बाय बर्थ से लेकर के ये हमेशा वेरी करते करते एडल्ट एज तक में ये हेमोग्लोबिन अपने लेवल को चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेमोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी हाई, तो हम लोगों ने देखा था 25 ग्राम%। बिकॉज ऑफ इंक्रीज आरबीसी काउंट, उस समय आरबीसी काउंट बहुत बढ़ा हुआ रहता है, इसके चलते इसका काउंट ज्यादा होगा। हम लोग बात करेंगे अब इसके फंक्शन की, हेमोग्लोबिन के फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में हम लोग तो बात करेंगे तो वहाँ दो तरह की बातें सामने आएगी। तो एक तो होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो हम लोगों ने पहले भी सिंगल सिंगल लाइन में हम लोगों ने समझा। अब बात आती है बफर एक्शन की, ये बफर एक्शन भी इसका होता है। तो बफर एसिड बेस बैलेंस की बात होगी, तो हम लोग को बस अभी समझ लेना है, इसके बाद ये एक चैप्टर ही अलग होगा जिसको हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो क्या हुआ हमारा फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, नंबर 2 बफर एक्शन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस का। रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे दो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको कैरी करने का काम कर दिया, यही इसका फंक्शन हो गया। अब बात करना होगा ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाना है। ऑक्सीजन हमारा कैरी करेगा कहाँ से, पता है, हम लोग डीप ब्रीथ किए, लंबा सांस लिए, ऑक्सीजन हमारा कहाँ गया, लंग्स में। और लंग्स से होकर के पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, हेमोग्लोबिन के थ्रू पूरे होल बॉडी, जहां जहां रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वहां वहां पहुंच जाएगा। यानी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। और उसके बाद फिर अब क्या है, टिश्यू में ऑक्सीडेशन का काम हुआ इस तरह का, तो वहाँ फूड डाइजेशन का काम, फूड डाइजेशन में ऑक्सीडेशन का होता है। तो हम लोग इस एक डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और कार्डियोवास्कुलर ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो हम लोग आधा अधूरा होगा, अगर तीनों को अगर पढ़ लेते हैं तब फिर समझना आसान होता है तीनों टॉपिक्स को। चलिए फिर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, टिश्यू से ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अब वहां से निकल के वो फिर लंग्स तक पहुंचता है। तो हम लोगों ने देखा हेमोग्लोबिन के दो फंक्शन में से एक था ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। फर्स्ट, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, नंबर 2 ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अब इसके बाद हम लोग बात करें बफर एक्शन की। बफर एक्शन में कहता है हेमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड प्ले ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन की। अब बात कर लें इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन की। अब इसके स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन की बात करें, क्या होगा हमारे हेमोग्लोबिन है, अब हम लोग ने एक्शन देखा, उसका करेक्ट नेचर देखा, उसका वेट देखा क्या था नहीं था, और ये कैसे वेरी कर रहा था एज वाइज। अब उसका सबसे फाइनल अब हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन।
तो उसमें सबसे पहला लाइन हम लोगों को जानना होगा, हेमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। वो जुड़ने वाला प्रोटीन है। किससे जुड़ने वाला है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कंबाइंड विथ एन आयरन कंटेंट पिगमेंट कंटेनिंग पिगमेंट। जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है उसके साथ वो जुड़ता है। हम अब देखिए इसे बात करते हैं। द प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन। जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं? ग्लोबिन कहते हैं। एंड आयरन कंटेनिंग पार्ट इज हीम। हीम हो गया आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ग्लोबिन हो गया हमारा प्रोटीन। अब इसमें दो तरह की बात होगी कि हम इसमें, तो हीम इज ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ। हीम क्या होता है? दो तरह उसमें पार्ट, एक हम लोग पढ़ेंगे मायोग्लोबिन और एक न्यूरोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए एकदम बारीकी से। हीम ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन। हीम किसका एक स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है। मायो मतलब मसल होता है, सीधा याद रखिए, याद करना कितना आसान हो जाएगा। मायो मीन्स मसल, अग्लोबिन। हीम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन है जो मसल के साथ कनेक्शन का बात कर रहा है। ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल। ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट क्या होता है? मायोग्लोबिन। और दूसरा होता है न्यूरोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट ब्रेन में होगा। ठीक है। तो हीम ऑल्सो प्रो जो हम लोग मायो हीमोग्लोबिन में जो हीम जो था आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, वो मसल के पास मायोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। अब ब्रेन में होगा न्यूरोग्लोबिन। वहां पे ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा ब्रेन के साथ। और मायोग्लोबिन में वो हीम जो होगा वो कंटेनिंग बाइंडिंग मटेरियल होगा मसल के साथ। कौन सा? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कनेक्टिंग फ्रॉम बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल, और न्यूरोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन। तो इसी तरह से बने रहे शान बायो क्लासेस में, और हम लोग लाएंगे इसी तरह से मजेदार छोटे छोटे टॉपिक्स जो एलोबरेट करके हम लोग आपके साथ रखें और आसानी से समझ पाएं, जो आपको पढ़ना आसान हो। खासकर हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, उनके उनके लिए मेरा प्रॉपर कोशिश हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो मेरी कोशिश हो रही है कि उनको मटेरियल तो इंग्लिश में ही होगा, समझना इंग्लिश में ही होगा, लेकिन हिंदी में उसको बेहतर कर दूं कि आपको फिर हिंदी समझने के बाद इंग्लिश में सेम वही चीज़ हो। जो मटेरियल मैं देने जा रहा हूँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और आपको कोई भी और इस तरह के और भी आपके साथ कोई फ्रेंड और जो भी हैं उनको इस तरह की आवश्यकता है स्टडी की, काइंडली आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप उनके जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिले। तो मेरा मोटो है मुफ्त में फ्री ऑनलाइन मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करना, ऑनलाइन आपको स्टडी देना, जिससे आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई करें, जिसमें एक भी रुपया आपके बीच स्टडी में कोई भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए कि पैसे के चलते आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अलग से ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, आप इसी मटेरियल को आराम से पढ़ें। आप काफ़ी, और फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल्स स्टूडेंट्स के लिए एनफ है इतना मटेरियल। और मज़े से आप इसको करने के बाद कोई भी और भी परेशानी हो तो काइंडली आप मुझे मेरे ईशान बायो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। और कोशिश होगी आपके उस जो मैसेज होगा उसका मैं अच्छे से जवाब दूं, या उस हिसाब से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं, टॉपिक प्रोवाइड करूं। थैंक यू।